लगता है अब ये रेड अलर्ट अगले 24 घंटों तक यूं ही चलता रहेगा। हे भगवान! अर्जुन बेटा, जरा शुभ शुभ बोलना। मुझे बाहर जाकर घूमना है। इस तरह से घर पर नहीं बैठे रहना मुझे। हमें भी जाना है माँ, पर आज का दिन तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं विला के ओनर को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। फिर काव्या कॉल करती है। हेलो जी, जी हमारे यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो गया है, इसलिए हम घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। प्लीज हमारी हालातों को समझिए और ये विला किसी और को मत दीजिए। चाहो तो हम आपको और थोड़े पैसे दे देंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाभी? क्या कहा उस ओनर ने? उसने कहा कि वो हमारे हालातों को अच्छी तरह से समझ सकता है और उसे भी ये बात पता चल गई है कि यहाँ मुंबई में रेड अलर्ट लग चुका है, इसलिए वो विला किसी और को नहीं देगा। इसीलिए हम निश्चिंत रह सकते हैं। ग्रेट, अब बस ये बारिश रुक जाए, फिर हम सब कल सुबह ही निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हालत हो चुके हैं, देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये बारिश कल सुबह तक रुक जाएगी। अरे आग लगे तुम लोगों की जुबान को, कभी तो अच्छा बोला करो। बेवकूफ कहीं की। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं तो बस जो है वही कह रही हूँ ना। अरे कुछ नहीं होगा, कल सुबह तक बारिश रुक जाएगी और हम सभी लोग खुशी खुशी निकलेंगे। हाँ माँ जी, मुझे भी यही उम्मीद है। सभी सारा दिन चिंता में बैठे रहते हैं, फिर दिन भर बारिश गिरने के बाद रात में रुक जाती है और सड़कों पर भरा हुआ पानी भी कम हो जाता है। फिर अगली सुबह साफ सड़क देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, मौसम तो एकदम अच्छा बन गया है। चलो अब जल्दी से निकलते हैं। देखा, शुभ शुभ सोचने पर यही होता है। चलो अब फटाफट से बैग गाड़ी में रख दो, फिर हम सभी लोग ट्रिप के लिए निकल सकते हैं। जी माँ जी। बोलो गणपति बप्पा मोरया। और इस तरह से वो सभी लोग आखिरकार ट्रिप का आगाज कर ही देते हैं। फिर रास्ते में कुछ दूर आगे चलने पर भैया, ऑफिस से बॉस के कॉल पर कॉल आए जा रहे हैं। कल तो रेड अलर्ट के कारण सबका वर्क फ्रॉम होम ही कर दिया था, लेकिन आज तो छुट्टी नहीं है। आज हमारा वर्किंग डे है, तो अब मैं क्या करूं? तू टेंशन मत ले पार्थ, मैं आगे जाकर गाड़ी रुकाता हूँ और तेरे बॉस के साथ बात करके मैं उसे वो प्रिस्क्रिप्शन और फोटो भेज देता हूँ, और वो सब देखकर तो उसे यही लगेगा कि तू सच में बीमार है। ठीक है भैया। जैसे तैसे अर्जुन पार्थ के बॉस को संभाल लेता है और फिर वो ड्राइविंग करने लगता है। चलो गाइस, हम कुछ करते हैं। अरे हम गाय नहीं है, इंसान है इंसान। बेअकल कही की। हाँ माँ जी, वही तो मैं ये कह रही हूँ कि हम चारों अंताक्षरी खेलते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना ही कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। नहीं नहीं, वही रुक जा। क्या हुआ माँ जी? अरे प्रभु के खातिर अपनी बेसुरी आवाज में गाना मत गाना, वरना हम सबके कान से खून बहने लगेगा। ओफो माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं बेसुरी नहीं हूँ। अर्जुन, तुम ही बताओ माँ जी को कि मेरी आवाज कितनी सुरीली है। हाँ माँ, काव्या बहुत अच्छा गाती है। अरे चुप रहे तू, बीबी के सामने हर पति बस झूठी तारीफ ही करता है, इसीलिए तू मुझे मत सिखा। क्या तुम मेरी झूठी तारीफ करते हो अर्जुन? सच सच बताओ। अरे नहीं बाबा, क्या माँ आप भी? अच्छी खासी ट्रिप पर हमारे बीच में कलेश क्यों करवा रही हो आप? 100 बात की एक बात, यहाँ पर कोई गाना वाना नहीं गाएगा, और अगर गाने सुनने का इतना ही मन है तो कार में गाने बजाने की सुविधा है, उसी पर गाना बजाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर वो लोग गाने सुन सुनकर मजे से रोड ट्रिप एंजॉय करने लगते हैं और कुछ दूर आगे चलकर एक ढाबे पर वो खाना ऑर्डर करते हैं। वाह, ये हाईवे के पास वाले ढाबे कितने सुंदर होते हैं। सच में इसे देखकर तो मेरा मन खुशी हो गया। हाँ माँ,
और यहाँ का खाना भी बहुत कमाल का होता है, मानो जैसे घर का ही खाना हो। अरे वाह, फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैं तो यहाँ पर बटर पनीर भी ऑर्डर करूंगा। सुना है इस ढाबे का बटर पनीर बहुत फेमस है। हाँ, तो हम सबके लिए ही ऑर्डर करते हैं ना, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, है ना? ठीक है काव्या। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर तरह से परोसा है इसने। ए पार्थ बेटा, तू वो होटल में जाकर जैसे हर एक खाने के आइटम का मस्त मस्त फोटो खींचता है ना, वैसे ही इनका भी फोटो खींच। इस ट्रिप पर जो जो करेंगे वो सब अपने फोन में वीडियो या फोटो के तौर पर सेव कर ले। सेव नहीं माँ जी, वो सेव होता है। हाँ हाँ वही। तू ज्यादा अंग्रेज की औलाद मत बन। और जब हम घर जाएंगे तब तू वो सारे फोटोज और वीडियोज एक साथ जोड़कर मस्त वीडियो बनाना। फिर मैं उसे अपने स्टेटस पर लगाऊंगी और मेरी सारी सहेलियों के होश उड़ाऊंगी। सबके सब मुझे उस बड़े से आलीशान विला में देखकर दंग ही रह जाएंगे। ठीक है माँ, अभी खींचता हूँ मैं। लेकिन मेरा फोन कहाँ गया? ओह नो, क्या हुआ पार्थ? तूने कार से निकलते समय तो फोन अपने हाथ में ही लिया था, मैंने खुद देखा था तुझे। हाँ भैया, पर अब पता नहीं मेरा फोन कहाँ खो गया। अभी 3 महीने पहले ही तो मैंने खरीदा था उसे। हे भगवान, अरे तुम लोग कहीं खुद ही क्यों नहीं खो जाते? एक फोन नहीं संभाला जा रहा तुझसे, पता नहीं घर गृहस्थी कैसे संभालोगे तुम। घबराओ मत पार्थ, अगर तुमने कार से निकलते समय फोन अपने हाथ में ले लिया था तो वो फोन यही कहीं पर होगा। हम ढूंढते हैं उसे, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। हाँ भाभी। फिर 5 मिनटों तक फोन ढूंढने पर अर्जुन उस फोन को ढाबे के एंट्रेंस पर पड़ा हुआ देखता है। ये देखो, ये रहा फोन। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया, मैं तो घबरा ही गया था। बहुत महंगा फोन है ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, लेकिन अब तू अगली बार से ध्यान रख, तेरी चीजें तेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि नुकसान होने पर इसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी। फिर चाहे वो चीज तेरा फोन हो या कुछ और हो। और अब तू छोटा नहीं रहा, शादी की उम्र हो चुकी है तेरी, समझा कि नहीं? हाँ भैया, समझ गया मैं, एंड आई एम रियली सॉरी। अरे चुप कर, अब चल, अब चैन से पेट भरकर खाना खाएंगे हम लोग, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। हाँ भैया। फिर वो सब सुकून से खाना खाते हैं और फिर उसके बाद वो वहां से आगे सफर के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ दूर चलकर अचानक से काव्या को अजीब सा महसूस होने लगता है और वो गाड़ी रुकाकर उल्टी करती है। तो ठीक तो है ना? अच्छे से उल्टी कर, तभी आराम मिलेगा तुझे। जी माँ जी। हे भगवान, पिछले हफ्ते मैंने बीमार होने का नाटक किया था और अब इस ट्रिप के दौरान कहीं मैं सच में ही ना बीमार पड़ जाऊं। ना बाबा ना, भगवान जी, उस नाटक की सजा मुझे इस ट्रिप पर मत दीजिए। आप चाहो तो मुझे ट्रिप के बाद दे सकते हो, पर अभी नहीं। इतनी मुश्किलों से हम ट्रिप के लिए निकले हैं, तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरे काव्या, ये तुम क्या बातें कर रही हो? ठीक तो हो ना तुम? अर्जुन तुम, लेकिन तुम गाड़ी से बाहर क्यों निकले हो? मैं उल्टी कर रही हूं ना। हे भगवान, कहीं इसने मेरी बातें सुन ना ली हो, और अगर इसने सुनी होगी तो इसे ये भी पता चल गया होगा कि मैंने पिछले हफ्ते बीमार होने का नाटक किया था। अरे बाबा, मैं तो तुम्हें यहाँ पर पानी देने आया था, अभी अभी तुमने उल्टी की है ना, इसीलिए। लेकिन यहाँ आकर तो मैं ये देख रहा हूँ कि तुम तो यहाँ पर खुद से ही बड़बड़ा रही हो। आखिर क्या बात है? अभी अभी मैंने ढेर सारी उल्टी की है ना, इसलिए मैं तो बस भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं मेरी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। ये रही दवाई, इसे खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, शुक्रिया अर्जुन। शायद मैंने उस ढाबे पर कुछ ज्यादा ही खाना ठूस लिया था और उसी के कारण मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। गाड़ी में 1 घंटे तक आराम करने पर काव्या को अब अच्छा लगने लगता है और उनका सफर जारी रहता है।
पार्थ ने मुझे उस विला के वीडियोस दिखाए हैं। जैसे जैसे हम लोनावला के नजदीक जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। माँ जी, बस 3 घंटे और रुक जाओ, फिर हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। सुनो गाइस, यहाँ पर गाड़ी रुकाते हैं। यहाँ से जो व्यू आता है वो काफी फेमस है। चलो ना, हम थोड़ा फोटोशूट कर लेते हैं। अरे चुप कर तू, हमें जल्द से जल्द उस विला में पहुंचना है और तू यहाँ पर इस पहाड़ी सड़क पर फोटोशूट करना चाहता है। अरे जाने दो ना माँ, अब हम यहाँ पर वापस थोड़ी ना आने वाले हैं। हाँ माँ जी, चलो ना, हम लोग मस्त फोटोशूट करते हैं। लेकिन ये इलाका कितना सुनसान है। और वहां पर देख, वहां जंगल का रास्ता है। कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो? कोई नहीं आएगा माँ जी। अब आप शुभ शुभ बोलिए। हमें तो आप कितना सुनाती हो कि हमें हर बार शुभ बोलना चाहिए। तो अब आपको क्या हो गया? अच्छा ठीक है बाबा, चलो, तुम तीनों तो मानने से रहे। फिर वो लोग गाड़ी से बाहर निकलकर उस नजारे का मजा लेने लगते हैं और ढेर सारी फोटोज भी खींचते हैं। तभी अचानक से चंदा को शेर की दहाड़ सुनाई देती है। ए भगवान, तुम लोगों ने सुना? लगता है शेर यही आसपास ही है। चलो बच्चों, यहाँ से 9-11 होने में ही हमारी भलाई है, वरना आज तो हम उस भूखे शेर का खाना बन जाएंगे। और मुझे ऐसी मौत बिल्कुल नहीं चाहिए। ओफो माँ जी, आप कितना निगेटिव सोचती हो। यहाँ पर अगर कोई शेर भी होगा तो वो जंगल में मस्त एंजॉय कर रहा होगा, और हम लोग तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये जगह बहुत फेमस है। अब चलिए हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं। ना बाबा ना, मैं तो वापस गाड़ी में जा रही हूँ, तुम लोग ही फोटो खींचो। लेकिन माँ, रुक जाइए ना। चंदा डर के मारे झट से गाड़ी में बैठनी चाहती है। अरे नालायको, तुम लोग भी अंदर आ जाओ। ये फोटो वगैरह तुम्हारी जान से बढ़कर है क्या? सुनो मेरी बात, जल्दी से अंदर आ जाओ। माँ, आप खामोखा परेशान हो रही हो, हमें कुछ नहीं होगा। वो तीनों मजे से खड़े रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से कुछ दूरी पर हकीकत में शेर आ जाता है और उसे देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे नहीं, यहाँ तो सच में शेर आ गया। भैया जल्दी से भागो यहाँ से, वरना ये शेर कहीं हम पर हमला ना कर दे। हाँ पार्थ, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। हे भगवान। फिर वो तीनों झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना तुम लोगों को, यहाँ पर शेर आ सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो मेरी बात ही समझ नहीं आती। अब देखो, ऐसे दुम दबाकर चले आए गाड़ी में। अरे मैं पहले फारसी भाषा में कह रही थी क्या? माफ कीजिए माँ जी, गलती हो गई हमसे। अरे क्या हुआ भैया, गाड़ी शुरू कीजिए ना। हाँ बेटा, जल्दी से गाड़ी शुरू कर, वो शेर हमारी कार की तरफ ही आ रहा है। ओ नो, गाड़ी तो शुरू ही नहीं हो रही। क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कैसे गाड़ी शुरू नहीं हो रही? कैसे भी करके ये गाड़ी शुरू कर और हमें यहाँ से ले चल। शेर उनकी गाड़ी की तरफ ही आ रहा होता है। ए भगवान, मैंने मना किया था ना यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन नहीं, तुम निकम्मों को तो मेरी कोई बात नहीं सुननी। भैया कुछ तो कीजिए, जल्दी ले चलिए हमें यहाँ से। इस कार को भी अभी नाटक करना था क्या? शुरू हो जा मेरी माँ, शुरू हो जा। हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब जल्दी चल। जैसे तैसे अर्जुन तेज रफ्तार में कार वहां से भगा देता है और वो सब उस शेर के चंगुल से बच निकलते हैं। बाल बाल बच गए। मुझे तो यही लगा था कि आज तो हमारी ऊपर की टिकट कट के ही रहेगी। अरे बकवास बंद कर, बेवकूफ कहीं की। पर भैया, अचानक से कार को क्या हो गया था? अभी तक तो ठीक से ही चल रही थी ना। पता नहीं पार्थ, चेक करना पड़ेगा। अब तो बस ये 1.5 से 2 घंटे जल्द से जल्द निकल जाए, फिर हम लोग उस विला पर पहुंच जाएंगे। सूर्यास्त होने के बाद वहां पर घना अंधेरा छा जाता है
और अब वो लोग एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। और तभी, अरे बाप रे, अब ये क्या हो गया? इस सुनसान जंगली रास्ते में आते ही मेरे फोन का नेटवर्क ही चला गया। अब क्या करें? तभी अचानक से गाड़ी भी रुक जाती है। ओ नो, टायर पंक्चर हो गया। अब हम क्या करेंगे? और भैया, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है और दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा। तो फिर हम मैकेनिक को कैसे बुलाएंगे? ना जाने हमारी ट्रिप को किसकी नजर लगी है। भगवान ही जाने कि हमारी ये ट्रिप पूरी हो भी पाएगी या नहीं। जंगल के रास्ते में गाड़ी रुकने के कारण अब सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या वो लोग विला तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? इतना तो कुछ भी नहीं हुआ है जितना तुम बतंगड़ बना रहे हो। अरे मामूली झगड़ों के कारण तुम दोनों घर का बंटवारा क्यों करना चाहते हो? ये बात कोई मामूली बात नहीं है भैया, और आप हमें नहीं रोक सकते। देवर जी, झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन सब साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे बंटवारा थोड़ी ना करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। और क्या हो गया है आप दोनों को? आखिर आप दोनों इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? और क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से? मैंने तुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा है, लेकिन फिर भी तू मुझसे इतनी नफरत करने लगा है। क्यों छोटे? आखिर ऐसी कौन सी बात है? इन दोनों की बातों में मत आओ शौर्य। ये दोनों तो फिर से तुम्हें बहला फुसलाकर अपने पास कर लेंगे, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर का बंटवारा अगर कर दिया तो इन्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, और इसीलिए ये दोनों अब इतने भावुक हो रहे हैं। बदतमीजी मत करो रितिका। हम सुनकर ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मन में आया बोलती जाओ। भूलो मत, तुम अपने जेठ से बात कर रही हो। आप भी मत भूलिए भैया कि ये मेरी बीवी है रितिका, और आज हम अभी इसी वक्त ऊपर शिफ्ट करेंगे। मैं आदमियों को बुलाकर सारा सामान ऊपर रखवाता हूँ। हाँ शौर्य, यही सही रहेगा। लेकिन देवर जी, रहने दो अमृता। इन दोनों को जो करना है करने दो। बहुत घमंड आ गया है इन दोनों में। मिहिर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और शौर्य और रितिका अब ऊपर रहने चले जाते हैं। वो वहां पर सब कुछ फिर से नया कर देते हैं। अलग रसोई, अलग बाथरूम, और साथ ही नया टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब भी लाते हैं। अब यहाँ पर कितना सुकून महसूस हो रहा है। और शौर्य, मैंने तो एक काम वाली भी ढूंढ ली है। वो कल से आएगी काम पर और घर का सारा काम करेगी। ठीक है रितिका, सही किया तुमने। जहाँ बंटवारे के कारण अमृता दुखी होती है, वही रितिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अरे हाँ चंचल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब मैं अपने हिस्से को ऐसे सजाऊंगी कि जो भी आए देखता ही रह जाए, और अब से मुझे उस मनहूस जेठानी की शक्ल भी देखनी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही कही, लेकिन तू तो बड़ी कंजूस निकली। अरे अब ऐसे क्यों बोल रही है तू? तो फिर क्या बोलूं मैं? अरे मैंने तुझे यहाँ तक आने के लिए कितनी मदद की है, और तू मुझे एक छोटी सी पार्टी तक नहीं दे सकती। अब तो मैडम सेठानी बन चुकी है ना। अरे क्यों नहीं चंचल, जरूर दूंगी। अगले हफ्ते शौर्य 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तभी तुम आ जाना। हम पूरी रात मजे करेंगे। ओके बहन, चलेगा। अब रितिका बस महारानी की तरह आराम ही फरमाती है और हुक्म चलाती है, क्योंकि उसका सारा काम नौकरानी मोगरा ही करती है। अच्छा मिंसा, आप एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो ना मोगरा। आपका और नीचे वालों का क्या 36 का आंकड़ा है क्या? नहीं, मेरे को कुछ करने का नहीं है, लेकिन बस ऐसी च पूछ रही है मैं। क्यों रे, तुझे क्यों चाहिए इतनी पंचायत? ताकि तुम सारी खबर सुनकर मोहल्ले में सबको जाकर ढिंडोरा पीट दो, है ना? बाई बाई, ऐसा कुछ भी नहीं है मेन साहब। मैं ऐसे एड़े चाले नहीं करती हूँ। मैं बहुत शरीफ औरत हूँ। अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितनी शरीफ है।
अब जा, चुपचाप जाकर अपना काम कर, बड़ी आई पंचायत करने। फिर अगली सुबह मोगरा पोछा मारकर सारा गंदा पानी बालकनी के बाहर फेंक देती है और वो पानी नीचे सुखाए हुए अमृता और मिहिर के कपड़ों पर गिर जाता है। आईच्या गावात, ये मैंने क्या कर दिया रे? उन गंदे कपड़ों को देखकर अमृता बहुत गुस्सा हो जाती है। रितिका, ये तुम्हारी नौकरानी ने क्या कर दिया? अरे कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में? इतनी मेहनत से मैंने ये कपड़े धोए थे, लेकिन अब सारे कपड़े खराब हो गए। मोगरा, अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरे को माफ कर दिया मेम साहब, आओ गलती से हो गया वो। अरे ऐसे कैसे गलती से हो गया? गंदा पानी बाथरूम में फेंका जाता है, ना कि बालकनी के बाहर। अरे वो नहीं है ना, इसीलिए उसे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे मैं समझा दूंगी। लेकिन अब आप शुरू मत हो जाइए। अच्छा है, कुछ बोले भी नहीं इंसान, बस चुपचाप तुम्हारा ड्रामा देखते रहे। कान खोलकर सुन लो रितिका, अभी तक तो मैं चुप थी क्योंकि मैं मानती थी कि तुम अपनी हरकतों से एक ना एक दिन बाज आ ही जाओगी। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम्हारा मन कितना मैला है, इसीलिए अब से मैं तुम्हारे कोई नखरे सहन नहीं करूंगी। हाँ, तो मैं भी आपके फालतू के भाषण नहीं सुनूंगी। एक बार कह दिया है मैंने कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। नालायक कही कि अरे सुबह सुबह मुझे तुम्हारे कारण ही मेरी जेठानी की यह सड़ी हुई शक्ल देखनी पड़ी। माफी चाहती हूँ मेम साहब। देख मोगरा, दिमाग खुला रख कर काम करो, पागलों की तरह नहीं, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। बेवकूफ कही की। फिर अमृता ये सारी बातें मिहिर को बताती है। अरे तो फिर तुम क्यों चुप रही? तुम्हें तो उसी की नौकरानी से हमारे सारे कपड़े धुलवाने चाहिए थे। इस बार तो मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अगली बार नहीं। अब जाने दीजिए। फिर जब शौर्य बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है, तब रितिका अपनी सहेली चंचल को बुलाकर जोरों शोरों से गाने बजाकर पार्टी करती है, जिससे नीचे सो रहे मिहिर और अमृता की नींद टूट जाती है। अरे ये औरत क्या पागल वागल हो गई है क्या? रात के 2 बज रहे हैं और ये औरत स्पीकर लगाकर गाने बजा रही है। सच में ये रितिका कभी नहीं सुधरेगी। फिर वो दोनों गुस्सा होकर ऊपर चले जाते हैं और मिहिर स्पीकर बंद कर देता है। तभी, भैया आपने स्पीकर बंद क्यों किया? और हमारी पार्टी खराब करने के लिए आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? देखो रितिका, ये कोई क्लब या पार्टी का अड्डा नहीं है। ये एक घर है जिसके नीचे के हिस्से में 2 लोग रहते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? रात के 2 बज चुके हैं और तुम ये सब कर रही हो। अरे तुम्हें क्या है, खुद तो दिन भर आराम ही करती हो, लेकिन हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, इसीलिए हमें रात में सोना पड़ता है। भाभी, अगर इतना ही है ना, तो आप भी कोई नौकरानी रख लो। मुझे ताने क्यों दे रही हो? क्यों, हैसियत नहीं है क्या नौकरानी रखने की? हाँ? अपनी हद में रहकर बात करो रितिका। अरे आज तक हम तुम्हारी नौटंकी और बदतमीजी सब कुछ सहन करते आए हैं, लेकिन अब से नहीं करेंगे, बता दे रहा हूं। इसीलिए चुपचाप ये फालतूगिरी बंद करो और हमें सोने दो। अरे भैया, आप चाहो तो अपने कमरे के चारों तरफ से साउंड प्रूफ कांच लगवा लो या फिर कान में रुई डाल लो, क्योंकि हम तो पार्टी बंद करने से रहे, गाने तो ऐसे ही बजेंगे। इतना कहकर रितिका फिर से स्पीकर ऑन कर देती है और वो दोनों नाचने लगती है। रितिका, रितिका, रितिका उनकी कोई आवाज नहीं सुनती और उन्हें वहां से जाना ही पड़ता है। फिर 2 दिन बाद जब शौर्य घर वापस आता है, तभी मिहिर उसे सारी बातें बताता है। अपनी बीवी को समझा कर रख दे छोटे, ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, और इसे कह दे कि हमसे सलीके से पेश आए। हम इसके जेठ और जेठानी हैं, और जेठ जेठानी सास और ससुर के समान होते हैं। कैसे जेठ जेठानी? मतलब ये है कि आपका और हमारा रिश्ता उसी दिन टूट गया था जिस दिन इस घर का बंटवारा हुआ था।
अब आप दोनों हमारे कोई नहीं लगते। हाँ, ये बात सच है कि मैं आपको और आपकी पत्नी को भैया और भाभी बोलकर पुकारता हूँ, लेकिन वो पड़ोस वाले भैया भाभी के तौर पर पुकारता हूँ और अब हमारा कोई नाता नहीं रहा। देवर जी, आपको हो क्या गया है? अरे सब कुछ तो ठीक था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से आपका रवैया कितना बदल गया है। भाभी, अब आप इतने भी भोली मत बनिए। और हाँ, मेरी बीवी चाहे ऊपर कुछ भी करे, वो उसका घर है और वो वहां की मालकिन है। इसीलिए आप दोनों को अगर कोई परेशानी हो रही है तो वो आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं। चलो शौर्य, हमें शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाना है। इन जैसे डाउन मार्केट लोगों के साथ बात करके समय मत गवाओ। हाँ रितिका। फिर शौर्य और रितिका वहां से चली जाते हैं और उन दोनों की बातों को सुनकर मिहिर और अमृता को बहुत धक्का लगता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि ये मेरा ही भाई है, मेरा छोटे, जिसे मैंने इतना प्यार दिया। सच में मेरा दिल तो टूट ही चुका है। बस कितने बुरे हो गए हैं ये दोनों, इनमें तो कोई इंसानियत ही नहीं बची। वही दूसरी तरफ रितिका शौर्य का बहुत सारा खर्चा करवाती है। ये वाली ज्वेलरी कितनी सुंदर है ना शौर्य, ये मैं ले लेती हूँ। लेकिन रितिका, तुमने 4 बैग भरकर शॉपिंग की है, अब तुम्हें ये ज्वेलरी भी लेनी है क्या? अरे पैसे आए हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बस उसे उड़ाती ही जाओ। अरे तो फिर बचा बचा कर कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो मेरे लिए? और वैसे भी मैं थोड़ी ना कोई डायमंड की ज्वेलरी मांग रही हूँ, मैं तो बस ये गोल्ड की ज्वेलरी मांग रही हूँ ना। हाँ तो ये भी बहुत महंगी है रितिका। हाँ तो होने दो ना, मैं तो इसे लेकर ही रहूंगी और तुम अपना मुंह बंद रखो। पैसे आने के बाद भी मैं गरीबों की तरह क्यों रहूं? रितिका की बातें सुनकर शौर्य अपना सर पकड़ लेता है। फिर महीना खत्म होने पर जब घर का लाइट बिल आता है तभी, ये लीजिए भैया, ये लाइट बिल के पैसे, आधा आप भरेंगे और आधा मैं भरूंगा। रहने दे छोटे, मैं भर दूंगा। अब हर चीज का आधा आधा बंटवारा करेगा क्या तू? हाँ करूंगा मैं, क्योंकि मुझे आप पर बोझ नहीं बनना है। रख लीजिए ये पैसे, और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उस सब की भरपाई कर दूंगा मैं धीरे धीरे। छोटे, अरे तेरे मन में मेरे लिए इतनी खटास क्यों आ गई है? अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने? मैंने कहा ना आपको कि मुझे बार बार छोटे कहकर पुकारना बंद कीजिए। मेरा नाम शौर्य है। अरे चुप बैठ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मेरा छोटे ही रहेगा। ये देख, मैं नहीं जानता कि तेरे मन में मेरे प्रति इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन मैं तुझे इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा तुझसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन शौर्य मिहिर की बातें अनसुनी कर देता है और वो वहां से चला जाता है और बेचारा मिहिर फिर से दुखी हो जाता है। फिर एक दिन शौर्य अपनी नई कार लाता है, तभी अमृता और मिहिर उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कार के आते ही रितिका सेल्फीज खींचने लगती है। अरे रितिका, सेल्फीज खींचना बंद करो और जाकर आरती की थाली लाओ और कार पर टीका लगाकर उसकी आरती उतारो। आप मुझे मत बताओ क्या करो और क्या नहीं, जब देखो तब खुद को महान समझती रहती हो। लेकिन रितिका, भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अब जाकर आरती की थाली लाओ। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि घर में नई चीज आने पर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, अभी लाती हूँ मैं। फिर रितिका आरती की थाली लाकर कार की पूजा करती है। बधाई हो छोटे, तुम्हारी ये नई कार देखकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। ओफो भैया, आप और आपकी बीवी दोनों भी कितने बेशर्म हो। अरे हम लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर हमारे पास चले आते हो। अब जाओ, अंदर जाओ और हमारी खुशियों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रितिका, हमारी कार आपकी कार से कई ज्यादा महंगी और कई ज्यादा सुंदर है, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों हमारी कार पर नजर लगाओ। देख ले छोटे,
फिर से ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। सही तो कह रही है ये भैया, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप मेरी खुशियों में शामिल हो। क्या? ये सुनकर मिहिर को बहुत बुरा लगता है और वो अमृता को लेकर अंदर चला जाता है, जिसके बाद रितिका और शौर्य दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। फिर एक दिन जब रितिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नहीं! अरे बाप रे! रितिका, अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या? ये तो क्या बोल रही है? हाँ माँ, नहीं रहूंगी मैं अब यहाँ पर। बस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी गलतियां तेरी और कसूर हमारा। मम्मा मम्मा, मुझे अकेले नहीं रहना है। आप मुझे यहाँ से भी लेकर जाओगी तो मैं क्या करूँगा? फिलहाल तो अपना मुंह बंद करो समर। अरे दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों बात को बढ़ा रही हो आप? और अपने गुस्से के कारण अपने बेटे की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? पहले उसे अपने पिता के घर से अलग किया और अब नानी के भी घर से अलग कर रही हो। आरोही बेटा, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मेरा नाती कहीं नहीं जाएगा। वो यहीं पर रहेगा। ये आप तय करने वाली कोई नहीं होती माँ। मेरा बेटा मेरे साथ ही चलेगा। पर आरोही, और कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, ना तो मैं आप लोगों को दोबारा मिलूंगी और ना ही लोग आप मुझसे मिलेंगे। जैसे मेरे ससुराल वालों से रिश्ता खत्म हो चुका है, वैसे ही आज इसी वक्त से मायके वालों के साथ भी मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ। सभी लोग आरोही और समर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आरोही उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। फिर वो अरविंद की मदद से अगले 24 घंटों में किराए का घर ले लेती है। शुक्रिया अरविंद, आज तुम्हारी ही वजह से मुझे इतनी जल्दी घर मिल गया, वरना मैं अकेले ढूंढने जाती तो मुझे बहुत समय लग जाता। अरे कोई बात नहीं आरोही, और इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन अब मैं अपने मायके वाले और ससुराल वालों से कोई नाता नहीं रखूंगी, इसीलिए मैं अब अपना फोन नंबर भी चेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ समर का स्कूल भी, ताकि वो विराट अगर स्कूल पहुंचे तो वो समय से मिल भी ना पाए। लेकिन आरोही, अगर वो तुम्हारे ऑफिस आ गया तो तब तो उसे मैं देख लूंगी। आरोही अब सबसे दूर ही रहने लगती है। 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस नालायक लड़की का नंबर बंद ही आ रहा है। ना जाने कहाँ चली गई समर को लेकर। अरे मुझे तो उसकी कुछ नहीं पड़ी, लेकिन बेचारे समर को उसके कारण अकेला रहना पड़ेगा अभी। सच में सुनीता, अरे कितनी बेशर्म है वो। भगवान करे बस समर खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। दीदी एक अच्छी माँ कभी बन ही नहीं पाई। वो समर पर जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ रमन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन उन्हें इतना कौन बढ़ाता है। और ये क्या बात हुई भला? ना तो वो अपने ससुराल की रही, ना ही अपने मायके की। फिर जब विराट को सब पता चलता है, तब वो समर के स्कूल चला जाता है। नहीं विराट जी, आपका बेटा अभी यहाँ पर नहीं पढ़ता। 2 दिन पहले ही वो स्कूल छोड़कर गया है। अब नई सेमेस्टर से वो दूसरी स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन इस बारे में आपको पता नहीं है क्या? नहीं मैडम, दरअसल कुछ झगड़ों के कारण मैं और उसकी माँ अलग हो चुके हैं, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। प्रिंसिपल की बातें सुनकर विराट अब काफी दुखी हो जाता है। इसका मतलब आरोही ने समर को हम सबसे दूर रखने के लिए उसका स्कूल भी बदल दिया, लेकिन ये उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं हर स्कूल में पता करूंगा और अपने बेटे से मिलकर ही रहूंगा। फिर विराट हर स्कूल में कॉल करके पता करता है, लेकिन समर के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? हाँ बेटा, समर किस स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं माँ पापा,
कुछ पता नहीं चला। अब तो भगवान जी ही जाने कि आखिर वो उसे लेकर कहाँ चली गई है। शादी से पहले आरोही कितनी अलग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतनी बुरी बन जाएगी। उसने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इधर अकेले रहते हुए आरोही अब समर की तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाती। मम्मा मम्मा, ये यूनिफॉर्म मैं कब से पहन रहा हूँ। देखो ना कितना गंदा हो चुका है। देखो समर, मेरे सामने ज्यादा नखरे मत करो। यहाँ मेरे पास इतना मुफ्त का समय बिल्कुल नहीं है कि मैं सब ये करती बैठूं। कभी कभार अपनी माँ को भी समझ कर लिया करो। ठीक है मम्मा। वैसे आज आपने टिफिन में क्या दिया है? चिप्स और व्हाइट सॉस पास्ता दिया है मैंने। लेकिन मम्मा, रोजाना ये सब खाकर मैं पक गया हूँ। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन आप तो बस मुझे चिप्स, कुकीज और केक सैंडविच यही सब देती रहती हो। मेरे लिए खाने को कुछ बना दो ना मम्मा। देखो समर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं घर का और बाहर का काम एक साथ नहीं संभाल सकती। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें भूखा रख रही हूँ। रेडीमेड या झटपट आइटम से ही सही, लेकिन खाने को तो दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। उसी बात की मेहरबानी समझो। अब जाओ, सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही मत करो। बेचारा समर कुछ नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन जब आरोही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, तब वो वहां पर विराट को देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ। अरे बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो आरोही, मुझे समर से मिलना है। कहाँ है वो? आखिर कहाँ चली गई हो तुम उसे लेकर? और तो और तुमने उसकी स्कूल भी बदल दी है। अरे तुमने एक बार भी उससे उसकी मर्जी पूछी क्या? वो बेचारा अपने परिवार से अलग हो चुका था और अब तुमने उसे अपने दोस्तों से भी अलग कर दिया। तुम सच में एक घटिया माँ हो। छी! देखो विराट, अपनी हद में रहकर बात करो। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बेटे की खुशियां कहाँ है और कहाँ नहीं। तुम जैसे बुज़दिल लोगों के साथ रहकर वो भी तुम्हारी तरह ही बनेगा। इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रखा है। अरे बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास और मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अरे क्या बुरा होगा? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम लोगों के हाथों आने से रहा। आखिर क्यों पीछे पड़े हो हमारे? छोड़ दो ना हमें हमारे हाल पर, जीने दो हमें चैन से। देखो आरोही, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तो बस अपने बेटे की परवाह है और उसे मुझसे तुम अलग नहीं कर सकती। समझ गई ना? देखो विराट, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, वरना मैं तुम पर मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए केस कर दूंगी। हाँ तो करो ना, लेकिन मैं भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं भी तुम पर केस कर दूंगा, मुझे मेरे ही बेटे से ना मिलने देने के लिए। फाड़ो और गला फाड़ो, लेकिन मैं तुम्हें समर तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। आरोही, रुक जाओ आरोही, ये तुम सही नहीं कर रही। आरोही रुक जाओ। अब गुजरते दिनों के साथ साथ आरोही से घर और बाहर दोनों के काम ठीक से नहीं हो पाते। इसीलिए वो नौकरानी रख लेती है, जिसका नाम बसंती होता है। बसंती, सारा काम सही से करना और जो जो मैंने तुम्हें बताया है वो ध्यान में रखना। मैं घर पर नहीं रहूंगी, तो तुम अपना काम करके चली जाना। हाँ ठीक है मैडम। अरे आप एक ही बात 10-10 बार बोल के दिखा रही हो। समझ गई मैं। क्या आप भी? अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी सब ध्यान से करना। फिर एक दिन स्कूल से घर जाते समय समर को विराट की बहुत याद आती है और तभी उसे एक फोन भूत दिखाई देता है। घर पर तो मम्मा फोन को छूने भी नहीं देती। एक काम करता हूँ, यहाँ के फोन से मैं पापा को फोन करता हूँ और उन्हें मुझसे मिलने बुलाता हूँ। हाँ, मुझे तो पापा का नंबर भी याद है। फिर समर अपने पापा को फोन लगाता है, लेकिन विराट फोन ही नहीं उठाता। पापा, उठा लो ना फोन, मुझे आपसे बात करनी है पापा।
आपकी आवाज सुननी है। 2 से 3 बार और प्रयास करने के बाद भी विराट फोन नहीं उठाता, जिसके बाद समर को निराश होकर घर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर पर आती है, तभी वो देखती है कि बसंती काम छोड़कर बस फोन पर ही बात कर रही है। हे भगवान! अरे ओ बसंती, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? ये सारा काम छोड़कर तुम गप्पे मार रही हो? पागल वागल हो गई हो क्या? अरे मेम साहब, अब बीच मेरे पति का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी मैं। और आप काम की चिंता मत करो मेम साहब, मैं अभी 2 मिनट में सारा काम फटाफट से कर लूंगी। आप काय को टेंशन लेती हो? बसंती है ना। अरे बोल बच्चन मत बनो और जरा काम भी करो। मेरे आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए था। अब ये बात मुझे बार बार बोलने के लिए मत लगा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है। ठीक है मेम साहब, समझ लो। वही दूसरी तरफ आरोही के ससुराल वाले और उसके मायके वाले भी समर को बहुत याद करते हैं। ऐसे ही एक दिन, मम्मा मम्मा, परसों मेरी छुट्टी है, तो आप मुझे उस दिन जू लेकर जाओगे क्या? एक नया जू खुला है जहां पर बहुत अलग अलग प्राणी हैं, जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं होगा। समर बेटा, तुम्हारी छुट्टी है लेकिन मेरी नहीं, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और क्या घूमना, हम थोड़े दिन बाद जाएंगे घूमने, और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं, उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो। अब आरोही का समर के प्रति बदलाव बहुत बदलने लगता है। वो ना तो उसे वक्त देती है और ना ही खुशियां, वो बस अकेला ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर आती है, तब वो देखती है कि बसंती ने फिर से काम अधूरा छोड़ा है और वो मस्त मजे में टीवी देख रही है। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ की नौकरानी हो, सेठानी नहीं, जो इतने मजे से टीवी देख रही हो। अरे मेम साहब, थोड़ी देर टीवी देख लिया तो क्या हो गया उसमें? अरे क्या थोड़ी देर टीवी देख लिया? सारा काम अधूरा छोड़कर बस तुम्हें टाइम पास करना आता है। ज्यादा नखरे मत करो तुम, और ठीक से काम करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे नालायक भाई, ज्यादा दिमाग में मत जा मेरे। ओए तुझे क्या लगता है रे, तू क्या मुझे हजारों रुपए देती है क्या, जो मैं तेरे हुक्म का पालन करूं? अरे तेल लेने गई तू और तेरी ये नौकरी भी। मैं अब इस खटारा घर में काम नहीं करेगी, जा रही है मैं। क्या कहो? वही जो आपने सुना, मेरे को और 10 काम मिल जाएंगे। हाँ तो निकल ना। तुझे क्या लगता है, तू काम छोड़ेगी तो दूसरी कोई काम वाली नहीं मिलेगी क्या मुझे? वो तो वक्त ही बताएगा मेम साहब, क्योंकि यहाँ पर काम वाले मिलना बहुत मुश्किल है। और तो और यहाँ पर जितनी भी काम वालियां हैं, मैं सबके कान भर दूंगी और सबको बोल दूंगी कि तुझ जैसी मेंटल औरत के घर पर कोई काम ना करे। अरे दफा हो जा यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। आरोही उसके बाद नौकरानी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां पर एक भी नौकरानी नहीं मिलती, जिस कारण वो अब बहुत परेशान हो जाती है। अरे यार, फिर से सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। घर पर थी तब वहां पर मुफ्त का काम भी हो जाता था। नेहा थी, माँ थी, लेकिन अब मैं अकेली क्या क्या करूंगी? मेरी तो पूरी तरह वाट लग चुकी है। घर का सारा काम करने के बाद में आरोही की हवा टाइट हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से समर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखो समर, मैं पार्टी में जा रही हूँ बेटा, रात को देर से आऊंगी, इसीलिए बाहर से लॉक करके जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए हैं, खा लेना उसे, ठीक है ना? लेकिन मम्मा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज कहीं मत जाओ ना, आज की रात मेरे पास ही रहो ना। अरे नहीं समर, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम कुछ खा लोगे तो तुम्हारी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। नहीं मम्मा, आप रुको मेरे पास ही। बस करो समर, तुम्हारा तो अभी ये रोज का नाटक हो गया है।
जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ कहकर रोकने की कोशिश करते हो। अरे तुम्हारे कारण मैं अपनी जिंदगी में मजे करना नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी पार्टी में जाना है, देर हो रही है मुझे। पर मम्मा, समर आरोही को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। फिर रात में जब वो देर से घर लौटती है, तभी समर को वो फर्श पर बेहोश देखती है और पूरी तरह घबरा जाती है। समर, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, इसका तो पूरा बदन बुखार से तप चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें